तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइज, हम लोग बहुत दिनों से एक ही चैप्टर कर रहे हैं जो कि है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइज, अभी भी ये चैप्टर आगे जाएगा क्योंकि 185 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और हमें अभी करने हैं 300 क्वेश्चंस। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और क्वेश्चन करते रहिए, देखिए आप ही के फायदे के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 185। तो वो क्या कहते हैं, सेलेरॉन पेंटिंग और कोर क्रम प्रारूप है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें लिखा है ये क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, सेलेरम और सॉरी पेंटिंग नहीं है, पेंटियम है, पेंटियम। ठीक है, पेंटियम और कोर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स के प्रकार हैं। ठीक है, अब लिखा है कंप्यूटर की स्थायी जो स्मृति को क्या कहते हैं। देखिए, दो होती है, स्थायी और अस्थायी स्मृति होती है, यानी कि एक स्टेबल मेमोरी होती है और अनस्टेबल होती है। तो जो हमारे पास स्थायी स्मृति होती है जिसको आप नहीं बदल सकते, वो होती है ROM, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचना संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होती है, और अतः यह कंप्यूटर की जो है स्थायी स्मृति होती है। ठीक है, इसमें लिखा है कि स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। क्या है, इसमें लिखा है कि संग्रहक LDA रैम और पता यानी एड्रेस। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जो कंप्यूटर मेमोरी में आंकड़ों की स्थिति को निर्दिष्ट करने का जो हमारे पास साधन है वो है आपका मेमोरी एड्रेस। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, तो हर एक का एक अपना एड्रेस होता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आइए देखते हैं। इसमें लिखा है CD रोम का पूरा नाम क्या है। तो CD रोम। ओके, तो इसमें CD को देखिए हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ROM रोम। ठीक है, फिर लिखा है CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक क्या है, एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है। ठीक है, और मुद्रित का मतलब है इसमें जो भी डेटा है पहले से ही डाल दिया जाता है, आप अलग से नहीं डाल सकते हैं। तो पहले से इसमें सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, ठीक है, उसमें संग्रहित डेटा को मिटाया नहीं जा सकता, और साथ ही इस प्रकार की डिस्क में कोई नया डेटा संग्रहित यानी कि नहीं डाला जा सकता। जो डेटा है उसको भी आप नहीं मिटा सकते और कोई नया डेटा भी आप नहीं डाल सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में जो रैम है उसका तात्पर्य क्या है। अब देखिए, ये एक हमने रोम पढ़ लिया, अब हम देखेंगे ये हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ कहीं लिखा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है का पूर्ण रूप बता रही है, ये अस्थायी स्मृति है। अस्थायी का क्या मतलब होता है कि ये तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील होता है, मतलब ऑन होता है। कंप्यूटर को बंद करने के बाद जो रैम में संग्रहित जितनी भी सूचना है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। तो जिसमें समाप्त हो जाती है वो वॉलेटाइल होता है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा जो है ख़त्म हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर होगा RAM, रैम। ठीक है, रैम मतलब ये। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है ड्रम पेन प्लॉटर, इसमें लिखा है ईयरफोन्स, क्या आप इसे छू सकते हैं। तो CRT मॉनिटर, बिल्कुल इसे भी छू सकते हैं हम, और डिजिटल कैमरा, बिल्कुल इसे भी हम छू सकते हैं। तो ये सारी आउटपुट डिवाइस है। सॉरी गाइस, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइस जो होती है वो युक्तियाँ होती हैं जिससे आप जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसको आप हासिल कर सकते हैं, उसको वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ईयरफोन से आप क्या है, कंप्यूटर जैसे फ़ोन है, फ़ोन में गाना चल रहा है तो आप वो बाहर आपके कानों तक सुनाई देती है बाहर। ठीक है, आपके प्लॉटर से भी, ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। और जो आपका CRT है, जो भी डेटा अंदर है वो आप, CRT एक मॉनिटर की तरह होती है, यानी स्क्रीन की तरह होती है, उस पर आपको सब कुछ दिखता है, यानी कंप्यूटर में जो चीज़ है वो आप देख लेते हैं यानी ले पाते हैं। लेकिन डिजिटल कैमरा में क्या है, कोई भी फ़ोटो आप खींचते हैं ना तो वो कैमरे के अंदर जाती है, ना कि कैमरे से बाहर आती है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, यानी कि डेटा अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, पहले भी हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसमें लिखा है एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है गाइज, वो होता है सेल। मतलब स्प्रेडशीट आपने देखी होगी, नहीं देखी तो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे इसमें बने होते हैं खाने। ठीक है, तो इसमें का जहाँ पे एंट्री करते हैं, यानी इसमें आप कुछ लिखते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ये। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें लिखा है सेल,
जो स्प्रेडशीट की मूल इकाई होती है जहाँ पर डेटा की एंट्री की जाती है, ठीक है। यहाँ होता है कॉलम, कॉलम ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है, और रो जो होती है वो ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है। तो को जो है इंटरसेक्शन से बना होता है, ये पूरा एक ये इनके इंटरसेक्शन से बना होता है एक सेल। तो इसे पहचानने हेतु क्या है, कॉलम का पहला, अब देखिए इसने कहा क्या होता है कि सपोज़ कि ऐसे बना है, तो यहाँ लिखा है ABCD और 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, इसको पहचाने, अगर आपको इसका एड्रेस लिखना है तो आप क्या करेंगे, जो कॉलम का पहला और जो उसके बाद रो का नंबर लिखेंगे। तो इसमें कॉलम क्या हो गया, ये वाले जो होते हैं आपके, ये वाले कॉलम होते हैं, ये वाली रो होती है। तो कॉलम का सपोज हमें इस वाले का लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे 2 और इसमें यहाँ पे क्या है B, 2B। तो 2B का मतलब हो गया ये वाला एड्रेस, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग, तो हमने कहा था ये, तो ये आता है सेकंड नंबर पे, ये आता है B पे, ठीक है। तो ये इसका जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2B, यही लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं है, उदाहरण भी इसने दे दिया। तो अब लिखा है कोबोल, क्या है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कि B है इसका आंसर, ये क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है। फिर इसमें लिखा है कोबोल वास्तव में क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। और ये क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है, और इस भाषा का जो विकास है वो व्यापारिक हितों के लिए किया गया था, मतलब ये बिजनेस के लिए किया गया था। ओरेकल क्या, ये भी एक ओरेकल क्या है, यहाँ पे लिखा है डेटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिखा है कि ओरेकल एक डेटाबेस क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण और जो है विपणन कौन करता है, इसका निर्माण कौन कर रहा है या विपणन कर रहा है, ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा। ये कंपनी है ओरेकल कॉरपोरेशन, जो है ओरेकल को लाता है। ये क्या है, डेटा सॉफ्टवेयर है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का संग्रह है जो यूज़र को डेटाबेस की रचना करने और उसका रखरखाव करने की जो है क्षमता प्रदान करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसमें जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है वो है फास्ट, बाकी C है, फोर्टनेट है, बेसिक है। गाइस ये आपको कहाँ मिलेगा, जो नोट्स है ना, हमने नोट्स पढ़े हैं, जो सबसे पहला पार्ट आया हुआ है, उसमें आपको सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। तो गाइस उसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें लिखा है कि बेसिक जो है, बेसिक इनपुट जो ये होता है बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, ये अंग्रेजी शब्द जो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है, और वैसी फॉर्मेट भी है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। और ये क्या है, उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। और C भी क्या है आपकी, ये कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। और जो फास्ट है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, आइए देखते हैं। ये हो गया ROM, ये मेमोरी है आपकी, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा। फिर लिखा है, और बाकी कौन कौन सी आपकी जावा, C++ और पास्कल, ये आपकी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, ओके। तो इसमें लिखा है, देखिए ये लिखा है पेंट ब्रश, ये तो कोई भाषा नहीं है। पेंट ब्रश वो है जिसमें आप क्या है पेंट करते हैं ना, वो होता है पेंट ब्रश। बेसिक जावा और C++ कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो गाइस वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा आइए देखते हैं। फोर्टनेट क्या होता है, अंग्रेजी में फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। और कंप्यूटर की इस उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भाषा का विकास किसने किया, IBM। मतलब वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, ये फोर्टनेट। किसने किया है इसका विकास, IBM ने किया है, ये कंपनी है IBM, ठीक है। बेसिक निम्नलिखित में कौन सी भाषा है, ठीक है। देखिए ये है प्रोसीजरल भाषा, ठीक है। फिर आते हैं हम इसके, लिखा है C, गो, फोर्टनेट, पास्कल, बेसिक। ये क्या है, प्रोसीजरल यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C++, डेल्फी, जावा, C#, पर्ल, और आपका पाइथन, PHP जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, ठीक है। एक हमारे पास होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आप इसको याद करना पड़ेगा, आप इसको याद करिए, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। इसका है, ये जो है आपका कोबोल है, पास्कल, बेसिक, ये सारी ही होती हैं। इनफैक्ट और भी हैं, ये आप देख लीजिएगा। असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबलर का कार्य क्या है, ठीक है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बदलता है किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी,
तो इसको बदलने का काम कर रहा है हिंदी इंग्लिश। लेकिन ये हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, यहाँ पे दो भाषाएं, एक है असेंबली लैंग्वेज, एक है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0-1 वाली, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो भी कंप्यूटर है वो आपका असेंबली लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, बिकॉज उसमें अगर ABCD लिख दिया होगा तो हम नहीं समझ सकते, मतलब हम नहीं, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी 0-1 की भाषा समझता है, बाकी वो कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है गाइस, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को बदलता है मशीनी लैंग्वेज में। ठीक है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो कौन सी, अभी हमने वही बात करी, ये होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे जो है कंप्यूटर समझता है, जो सिर्फ और सिर्फ 0-1 में लिखी होती है। ठीक है, वही लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये है 0-1 को ही समझता है। ये एकमात्र कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे किसी अनुवाद प्रोग्राम का प्रयोग नहीं होता है, और इससे जो है कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .edu.us है तो ये है, क्या है ये, देखिए US का मतलब हो गया आपका अमेरिका, USA वाला US है ये। ठीक है, और ये EDU आपको एजुकेशन की स्पेलिंग पता होगी, तो एजुकेशन का स्टार्टिंग का EDU ले लिया और USA का US ले लिया। तो देखते हैं अब इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, एक तो हो गया USA और एजुकेशन शैक्षणिक संस्थान, तो यही लिखा होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। किसी संगठन की वेबसाइट का .com का क्या मतलब होता है गाइस, फिर कॉम का भी कुछ मतलब ही होता होगा। कॉम का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉमर्शियल को शॉर्ट के जो स्टार्टिंग के वो है ना लेटर्स, COM ले लिया, बाकी छोड़ दिया इसमें। ठीक है, वही लिखा है और कुछ नहीं है। देखिए इसमें लिखा है किसी संगठन की वेबसाइट का .com, इसमें लिखा है, देखिए कॉमर्शियल लिखा है तो यहाँ तक ले लिए .com का लघु रूप है। इस इंटरनेट की डोमेन नेम प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला जेनेरिक .level डोमेन है, और इसके विपरीत .com कमांड का लघु रूप है, और DOS फाइल से जुड़ा फाइल विस्तार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है, वैध, तो हम क्या .net कभी आपने पढ़ा है, .com पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, .net भी पढ़ा होगा आपने, .gov, ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट के लिए होता है GOV। ठीक है, तो ये सभी हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें। और गाइस इसमें देखते हैं TCP/IP के बारे में थोड़ा सा है। इसमें लिखा है प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। एक चीज़, प्रॉक्सी सर्वर जो है क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों की जो है अग्रेषित करता है। ओके, आइए देखते हैं क्या ये। तो इसमें लिखा है जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो TCP/IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करवाता, एक तो पहला हो गया हमारा गलत। दूसरा लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो किसी क्लाइंट से प्राप्त एप्लीकेशन और वास्तविक सर्वर के मध्यस्थ का कार्य करता है, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है गाइस, इसे आप एक और बार पढ़िएगा। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं, IAS लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप इसे छोड़ते स्किप करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें लिखा है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, लिखा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो लिखा है ये एक क्या है, संपर्क रहित संचार प्रणाली प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। गाइस ये सही है। ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है गाइस, आजकल आपने क्या देखा होगा ना, जो फ़ोन में ना ऐसे करके N बना होता है। ठीक है, ये इसी का जो है शॉर्ट में होता है, ये इसी का सिंबल है, NFC का सिंबल है। इसमें क्या होता है, ये आपके फ़ोन, जैसे सपोज़ कि एक मोबाइल फ़ोन है, आप इसके बैक मतलब जो पीछे का साइड होता है उन दोनों को क्या है इस तरह से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, और इस वाले से आप कोई इमेज आपको इस वाले फ़ोन में भेजनी है तो आप बस क्लिक करेंगे और वो दूसरे वाले फ़ोन में चली जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, इसे बोलते हैं नियर फील्ड, मतलब पास नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना, दूसरी जगह से जो आपकी इन्फॉर्मेशन इधर उधर भेजना, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, दो फ़ोन को टच करेंगे और ये इधर से डेटा आप इसमें आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें होती है कि जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, दोनों फ़ोन की जो दूरियाँ होती है वो बहुत ही कम, मतलब बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर रख दिया और आप ऐसे करके सेंड कर दे, नहीं, ऑलमोस्ट उस फ़ोन को क्या चिपकाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में, ये जो एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है। संपर्क रहित मतलब इसमें कोई तार वार यूज़ नहीं होता है। जो ये किस पे काम करती है, विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र पे, आवृत्ति पे काम करती है। फिर लिखा है, यानी कि ये सही है।
फिर इसमें लिखा है ये इसके द्वारा उपयोग में, इसमें कहा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर होती है। क्या ये 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल पास होना चाहिए, तो ये वाला गलत होगा, बिकॉज ये जो है 4 सेंटीमीटर का, इस कितना होता है 4 सेंटीमीटर, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण यानी कि एन्क्रिप्शन का उपयोग करा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, आपको जो बहुत ही कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भेजना है तो आप क्या करते हैं, एन्क्रिप्शन यानी कि कोड लगा होता है उसमें, तो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है ये भी आपका। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला सही था और तीसरा सही था, तो इसमें है आंसर सी। इसे आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें लिखी हुई जो मैंने समझा दी। अब लिखा है, तो दोस्तों एक अब लिखा है कि सिग्नल की जो शक्ति यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ा देना। इसका मतलब क्या होता है कि हम सपोज़ कि यहाँ पे मेरा एक घर है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे जो है डेटा भेजना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो अब मेरी जो सिग्नल है ना उसकी शक्ति जो है कम हो जाएगी। जैसे जैसे दूरी पर जाता जाएगा तो सिग्नल की शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे देखिए कितनी दूर और भेजना है, तो मैं क्या करूँ कि जो सिग्नल की शक्ति जो है कम हो रही है वो कम ना हो, ठीक है। तो हम वहाँ पर ऐसा कुछ लगा दें बीच में, ठीक है, जो इस शक्ति को कम होने से रोक दे, स्ट्रेंथ को कम होने से रोक दे। तो इस यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं रिपीटर का मतलब होता है ऐसे समझिए रिपीट हो जाना, दोबारा से हो जाना, ठीक है। यानी कि जो सिग्नल हमारी कम हो रही है ना, ये रिपीट करके ये वापस से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और बीच बीच में आप अगर रिपीटर लगा देते तो आप जो है बहुत दूरी तक सिग्नल को आराम से भेज सकते हैं, ठीक है। लिखा है सिग्नल की शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर को यूज़ करते हैं। लिखा है कंप्यूटर शब्दावली में जो USB का पूरा नाम क्या होता है, USB क्या होता है, आपने USB पोर्ट्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें आप कीबोर्ड का वो लगाते हैं और क्या बोलते हैं आप माउस के लिए लगाते हैं, ये है, आपने देखा होगा। ये जो है आपका कहाँ लगता है कंप्यूटर या लैपटॉप में लगता है, वो USB पोर्ट पे लगता है। कहाँ लगता है, USB पोर्ट। तो इसमें वही कहा है कि उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, उसको जोड़ता है लैपटॉप से। और USB पोर्ट से उपकरणों को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं वो क्या होता है, देखिए एसेसरीज़ का मतलब हो गया जैसे माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया आपका, ये सब एसेसरीज़ ही होती हैं। तो ये आप कहाँ जाके जोड़ते हो, आप जोड़ते हो USB पोर्ट में, ठीक है, USB क्या पोर्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट। अब लिखा है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। देखिए पासवर्ड क्या करता है, पासवर्ड जो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन यानी कि अनवांटेड एंट्री होती है कुछ, मतलब अनवांटेड तरीके से जो हम नहीं चाहते हैं वो भी आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, यही लिखा है इसमें। पासवर्ड क्या करता है, पासवर्ड एक गुप्त शब्द या संकेताक्षर है की लड़ी होती है जिसका प्रयोग किसी संसाधन तक पहुंचने के लिए या पहचान साबित करने के लिए बतौर प्रमाणीकरण मतलब बतौर वेरिफिकेशन किया जाता है। और ये कंप्यूटर प्रणाली से अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो होता है फिंगर, ठीक है। तो यही है आपका। लिखा है बिब्लियोमेट्री सूचना प्रबंधन उपकरण है, ठीक है। फिर लिखा है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो काम करता है लॉजिकल सिद्धांत पर, ठीक है। लॉजिकल यानी कि तार्किक, ओके। तो आधुनिक जो कंप्यूटर है वो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय, और L मतलब तार्किक, ठीक है, इकाई होता है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं का कार्य करता है, ठीक है। लिखा है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और क्या है आउटपुटिंग। क्या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, आपकी बातों को समझता है, तो बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर वही काम करता है जिसका हमने प्रोग्राम बना दिया होता है, उसी पे वो काम करता है, ठीक है। जो प्रोग्राम हम नहीं बनाते हैं उस पर वो काम नहीं कर सकता। तो अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है, आपकी बातों को समझ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आप लोग पढ़िएगा, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। तो देखिए कंप्यूटर में अगर कोई एरर है, त्रुटि है, गड़बड़ है, तो वो कौन बताता है, वो बताता है बग, ठीक है।
मतलब बग मतलब होता है त्रुटि, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि या दोष, गलती, खोट को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक आम शब्द है जो गलत, अप्रत्याशित जो परिणाम देता है, ठीक है। ज़्यादातर बग जो है लोगों द्वारा किसी प्रोग्राम के स्रोत कोड या उसके डिज़ाइन में की गई गलतियों और त्रुटियों की वजह से उत्पन्न होता है। कोई प्रोग्राम है गलत लिख गया, कोई प्रॉब्लम आपने गलती कर दी, कहीं एरर आ गया, उसकी वजह से बग आ जाता है, ठीक है। ये बग मतलब होता है एरर आ जाना। फिर है OMR का तात्पर्य क्या है। तो OMR आपने सुना होगा, ओ यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जो एग्ज़ाम देते होंगे ना प्रीलिम्स, तो आप ऐसे करके वो बने होते हैं, वो OMR शीट ही तो होती है जिसमें आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका A है, B C D ऐसे करके होता है, क्वेश्चन नंबर 2 सपोज C है तो C पे गोला मार। वो जो शीट होती है ना वो OMR शीट होती है, और OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इंपॉर्टेंट है। तो इसने लिखा है OMR प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, ओके, तो इसका क्या है, परीक्षा के उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वही है OMR, ठीक है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या लिखा है, इसमें लिखा IRC, ओके। तो IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट, ओके। देखते हैं, IRC एक पाठक आधारित चैट प्रणाली है जो कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में, ठीक है। तो इसमें लिखा ये वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठक संदेश यानी कि चैट और सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है, ठीक है। यानी कि रियल टाइम में, जैसे आप सपोज़ कि मैंने अभी आपसे बात करी, या मैं जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो रियल टाइम का मतलब जैसे मैं अभी आपको बोलूँ आपको सुनाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है, या आप चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ तुरंत आपको मिल रहा है, आप सेंड कर रहे हैं तुरंत मुझे मिल रहा है, कुछ ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें लिखा है कि कैड का तात्पर्य क्या है। तो कंप्यूटर, जैसे हमने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा डिज़ाइन और डिज़ाइन प्रलेखन का कार्य संपादित किया जाता है। फिर लिखा है कि जो शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है, हम जैसे हम कहते हैं ना, अब सब पारदर्शिता लाई जाए गवर्नमेंट में, ये सारी चीज़ें की जाए, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिले, ऑनलाइन मिले, डिजिटल हो, तो आप उसको बोलते हो E-गवर्नेंस। आजकल हम इसको बहुत सुन रहे हैं, ठीक है। तो शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को मतलब कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुँचाना प्रशासन यानी कि E-गवर्नेंस कहलाता है। प्रशासन की मदद से सेवाओं को तेज़ी से प्रदान किया जा सकता है और इसकी उपयोगिता या प्रभावशालीता को बढ़ाया जा सकता है और इन्हें नागरिक केंद्रित बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, क्या अपनी गति से, अपनी स्मृति से, अपनी शुद्धता से। शुद्धता का मतलब हो गया उसमें कोई एरर नहीं आना। अपनी गति का मतलब है जैसे अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो फटाफट हो जाना, बिना रुके, बिना डिले किए। और स्मृति से यानी कि जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतना डेटा आप, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की शक्ति देता है। मतलब मेमोरी भी कम होगी, सपोज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे फ़ोन की मेमोरी कम है तो ये वीडियो क्या है, मेरी बनी नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद इतनी स्टोर करने की क्षमता ही नहीं है। अगर 1 GB का है तो स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, इतने सपोज 900 MB का वीडियो बन रहा है तो वो स्टोर नहीं कर रहा। तो स्मृति भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, शुद्धता मतलब एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो गाइस यही चीज़ लिखी है, इसे आप पढ़िएगा। फिर लिखा है कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, मल्टीमीडिया। तो इसका आंसर है, इसमें लिखा है ग्राफिक्स और एनिमेशन, वीडियो, म्यूज़िक, आवाज़। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने देखो ना पहले के फ़ोन आते थे, छोटे से आते थे, उसमें आप सिर्फ टाइप करते थे और फ़ोन बात कर सकते थे। यानी आप क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुन सकते थे, ठीक है। उसके संग एक और फीचर था, टेक्स्ट भी था, यानी कि आप मैसेजेस भी कर सकते थे, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे, वो बहुत जो पहले ज़माने में फ़ोन आता था। बट अब देखो क्या है, आप उसमें आवाज़ भी सुन सकते हो, आप उसमें मैसेज भी कर सकते हो, आप उसमें गाना भी सुन सकते हो, आप उसमें वीडियो भी देख सकते हैं, एनिमेशन का भी काम कर सकते हो, ग्राफिक्स, ये सारे। तो ये होता है मल्टीमीडिया, तभी तो कहते हैं मल्टीमीडिया फ़ोन। तो लिखा है मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी और मीडिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, बहु या विविध, बहुत सारी, विविध मतलब बहुत सारी। और जबकि जो मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, ठीक है। मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न
विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यम, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है टेक्स्ट, ये वाला जो मैसेज करते हैं आप, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजक कर क्या है दर्शकों या श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। यह कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यम के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है। तो ये हो गया मल्टीमीडिया, वही चीज़ जो अभी हमने पढ़ी। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम कि एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता। देखिए, एक हो गया मल्टीमीडिया जिसमें आप एक ही समय में गाने भी सुन पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं वीडियो को, और क्या है, और क्या कर सकते हैं, और मतलब जो भी आप मैसेज वैसे सब कुछ कर पा रहे हैं वो मल्टीमीडिया हो गया। लेकिन एक ही समय में अगर बहुत सारे काम कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, लिखा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय में एक से अधिक उपयोग। मतलब आपने सपोज की लैपटॉप खोल रखा है अपना, एक साइड आपने क्या चला रखा है, फेसबुक चला रखा है, वहीं पे एक साइड आपने यूट्यूब चला रखा है, ठीक है, वहीं पे एक साइड आपने क्या चला रखा है, व्हाट्सएप भी चला रखा है। तो ऐसे करके आपने एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं आप, ठीक है, वहीं पे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो आई होप आप लोग को मल्टीमीडिया और मल्टीटास्किंग में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक कार्यों को प्राथमिक मेमोरी में एक साथ रख कर प्रोसेस कर सकता है, मतलब एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं। अब वीडियो से बोला तो वीडियो ही भेज सकते हो। तो देखिए, वीडियो मेल से आप क्या भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ग्राफिक्स भेज सकते हैं, यानी कि ये सभी भेज सकते हैं। तो लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है गाइस, ये सबको पता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल तो बहुत चल रही है, जैसे कि मोदी जी जब से एक कोरोना आया है उसमें तो आपने बहुत ही सुन लिया होगा कि जो भी मीटिंग हुई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। मतलब सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, सबने अपना सिस्टम खोल रखा है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। मतलब एक जो होता है ना, एक कि सामने सामने जाना, आपस में मिलना, बात करना। एक होता है कि आप जैसे लाइक मैं आपसे कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ ये तो वन वे हो गया कि सिर्फ मैं ही आपसे कर रही हूँ, बट टू वे क्या हो जाता कि आप भी होते ऑनलाइन, ठीक है, आप मुझे देख पाते, मैं आपको देख पाती, तो ये कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। तो इसमें तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, तो ये तो आप खुद ही समझिए इसको, ठीक है। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, फिर वही चीज़ है, मैं बोल भी पा रही हूँ और मैं दिख भी रही हूँ, ठीक है। तो ऑडियो मतलब बोलना, वीडियो मतलब दिखना, ठीक है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है गाइस, ये भी वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसने बोला कि आवश्यकता किस किस चीज़ की होती है। अब लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो मुझे एक वेब कैमरा चाहिए कि मैं दिख पाऊँ, ठीक है, एक कंप्यूटर मॉनिटर चाहिए कि जिस स्क्रीन पे मैं दिख पाऊँ, ठीक है, और एक टेलीविज़न चाहिए या एक प्रोजेक्टर चाहिए या फिर एक माइक्रोफोन चाहिए जिससे मैं मतलब मेरी आवाज़ अंदर जा पाए, लाउड स्पीकर जिससे सामने वाले की आवाज़ सुनाई दे, इंटरनेट जिससे हम कनेक्ट हो पाएंगे, बिना इसके तो हो ही नहीं पाएगा। तो गाइस ये समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन तो कुछ भी नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिवाइस अनिवार्य है। तो वेरी सिंपल है, वेब कैमरा होना चाहिए आपके पास, उसके बगैर यही सब है, कोई कुछ नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। तो इसमें लिखा है सी टेलीफोन। हमें टेलीफोन की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती, टेलीफोन का हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या करेंगे, क्या हम फ़ोन लेके थोड़ी ना बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा था आप ये धुंधला हो गया है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ईमेल का विस्तार, मतलब ईमेल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल पते को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए गाइस, अब ईमेल जो होता है ना, सपोज़ कि मेरा ईमेल एड्रेस है chauhan@gmail.com, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रयोक्ता का नाम होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये होता है, और जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। जो आगे वाला @ के आगे होता है प्रयोक्ता का नाम, @ के बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। इसमें और कुछ नहीं है समझने के लिए, बस इतना ही है। तो इसमें लिखा है कि ईमेल पता, यानी कि सपोज, तो इसमें इसने कहा कि डोमेन नेम क्या है। तो दोस्तों इसमें डोमेन नेम ये है, ठीक है, यानी कि मैंने कहा @ से इधर जो होता है वो प्रयोक्ता का नाम होता है, @ के इधर जो होता है वो आपका डोमेन नेम होता है। दो ही चीज़ें होती हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम, ठीक है। तो इसके इधर वाला ये पूरा क्या है, आपका डोमेन नेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, ये इतना ही है। निम्नलिखित में से कौन जो है निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो आप निःशुल्क क्या ईमेल करते थे, हॉटमेल पे आप करते
थे कोई पैसा लगता था नहीं, याहू पे करते थे कोई पैसा लगता था नहीं, रेडिफ मेल पे करते थे कोई पैसा नहीं लगता था, यानी कि ये सभी हैं, सभी निःशुल्क हैं, किसी में भी पैसा नहीं लग रहा है। जैसे गूगल जीमेल पे करते हैं उसमें भी कोई पैसा नहीं लगता। तो इसमें लिखा है किस प्रकार की डिजिटल फाइल ईमेल से संबद्ध हो सकते हैं, मतलब कौन सी डिजिटल फाइल ईमेल से भेज सकते हैं। तो क्या ईमेल से मैं फ़ोटो भेज सकती हूँ? बिल्कुल, मैंने अपना जीमेल आईडी से बहुत फ़ोटोज़ सेंड करी हैं, मैंने बहुत सारे सॉन्ग भी सेंड करे हैं, यानी कि संगीत भी आप भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट तो भेजते ही हैं। तो ये भी है उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें नई चीज़ है, जैसे संगीत लिखा है तो .mp3 में ही तो होता है, डॉक्यूमेंट .doc डॉक्यूमेंट का डॉक, ठीक है। फ़ोटो का JPEG में होता है, JPG का अगर आप देखेंगे तो अपने फ़ोन में जाइएगा, सेटिंग मतलब आप कोई इमेज खोलिएगा, इमेज खोलने के बाद उसके वहाँ 3 डॉट होते हैं, उसमें जाके डिटेल में जाइएगा, डिटेल में देखिएगा उस फोटो में लिखा होगा .jpeg, और टेक्स्ट के लिए .txt लिखा आता है, वीडियो के लिए आपका ये लिखा होता है, इसी तरह से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की फ़ाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है, यानी कि आप ईमेल से कौन सी टाइप की फ़ाइल को भेज सकते हैं। तो गाइस हम बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी भेज सकते हैं। क्या टेक्स्ट भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो सारी भेज सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है डी। फिर लिखा है डेटा का एक वचन होता है, डेटा का देखिए एक वचन क्या होता है, डेटम बोलते हैं इसको, डेटा को डेटम बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉग शब्द को शब्द दो शब्दों का संयोग है, ब्लॉग, ठीक है, वेब लॉग, ठीक है। तो ये हो गया वेब लॉग। इसमें क्या लिखा है कि ब्लॉग क्या है, व्यक्तिगत वेबसाइट होती है, ठीक है, एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है और जिसे डायरी की तरह लिखा जाता है। यह ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो, कुछ बाहरी कड़ियाँ हो सकती हैं। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर और इस प्रकार इस कार्य को ब्लॉगिंग कहते हैं। जैसे यूट्यूब होता है ना, तो यूट्यूब बनाने वाले को, मतलब उस पर वीडियोज़ बनाने वाले को हम बोलते हैं यूट्यूबर, वैसे इसमें बोलते हैं ब्लॉगर। और इसको जो इसका जो इस कार्य को हम बोलते हैं ब्लॉगिंग, वैसे यूट्यूबिंग को बोलते हैं, यूट्यूब को में जो होता है उसको बोलते हैं यूट्यूबिंग, ठीक है। तो ब्लॉग शब्द दो शब्द यानी कि वेब और लॉग से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो गाइस ईरान के ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2010 के आसपास का क्वेश्चन है, इसे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है हमारे पास, क्या कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया होती है एग्जीक्यूटिंग। इसमें लिखा है CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है। CPU की संपूर्ण कार्यप्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। एक हम करते हैं फैच, फिर हम डिकोड करते हैं उसको, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद राइट बैक करते हैं, फिर उसको हम राइट बैक या स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, आगे भी आया नहीं हुआ है, ठीक है। फैच, फिर डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर स्टोर करना, मेमोरी से सूचनाओं एवं निर्देशों को प्राप्त करना फैचिंग कहलाता है, ठीक है। सूचनाओं को प्राप्त करना, जैसे आपके पास कोई सूचना, आपकी इंफॉर्मेशन, डेटा आपका मेमोरी में है, तो वहाँ से लेके आना, यानी उसको बोलते हैं हम फैचिंग, ठीक है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिसे कंप्यूटर समझ सके, तो हम वहाँ बोलते हैं डिकोड करना, डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब सपोज़ कि वो इंग्लिश में लिखा है, उसे हमें कंप्यूटर किसको समझता है, मशीनी लैंग्वेज को समझता है, यानी 0-1 को समझता है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिकोड कर देंगे, ठीक है। तो डिकोड करने के बाद आदेशों को कार्यान्वित करने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग, एंड देन उसको हम स्टोर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेन्यू में क्या होता है, कमांड की सूची होती है। मेन्यू में क्या होता है, कमांड की सूची होती है। फिर लिखा है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, ठीक है। तो इसने कहा है डिस्क, देखिए वर्चुअल मेमोरी जो होती है ना, तो आपकी जो डिस्क है, आपकी पेन ड्राइव है, उसमें डिपेंड करता है कितना स्पेस है, कितनी जगह है। तो इसने कहा वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो डिस्क के स्पेस पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। 2010 का इसलिए डिस्क आया है। तो इसमें लिखा है किसी भी निर्देश, सूचना और परिणाम को संचित करके रखना ही स्मृति कहलाता है, यानी कि मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर के CPU में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति हो जाती हैं, यानी कि मेमोरी में जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टोर होती है वहाँ जाती हैं। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में आधुनिक जो है वो है हार्ड डिस्क और क्या है, रैम मेमोरी के मध्य सूचना का आदान प्रदान वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से बहुत तेज़ी से होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है हार्ड डिस्क के वर्चुअल मेमोरी हेतु आवंटित जगह पर निर्भर करता है।
निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, सर्च इंजन जहाँ पे आप जाके कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो क्या गूगल पे जाके करते हैं? बिल्कुल करते हैं हम, ठीक है। देखिए अभी जैसे हमारे पास है ना जीमेल होता है, ठीक है, अभी जीमेल है हमारे पास, एक टाइम होता था ऑर्कुट, ठीक है, वहाँ पे आप ईमेल सेंड करते थे, रिसीव करते थे, तो वो कोई सर्च इंजन नहीं था कि वहाँ पे आप जाके देख रहे हो व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ वो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका ये मेल वेल करने के लिए होता था ऑर्कुट, जैसे आज जीमेल है, ठीक है। तो ये ऑर्कुट इंटरनेट का एक प्रसिद्ध जो है सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह यानी सोशल नेटवर्क था, ठीक है, जो कि गूगल समूह द्वारा 2014 तक संचालित की गई। मतलब आज ऑर्कुट बंद हो चुका है। फिर इसने लिखा है कि सर्च इंजन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना की खोज के लिए बनाया गया है, यानी कि www. ये वो हम कुछ भी लिख देते हैं, गूगल हो गया, अल्ट्रा विस्टा हो गया, या फिर हो गया साइंस डायरेक्ट, ये सारे क्या होते हैं? आपके सर्च इंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसमें बाइडू भी एक क्या है? सर्च इंजन है। फिर है बस यू, इसमें लिखा है डक डक गो, ओके। तो इसने कहा डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है, और ये कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है? यूरोप में है, और इसकी विशेषता है कि ये उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारी को अन्य सर्च इंजनों जैसे कि गूगल की भांति जो है एकत्रित नहीं करता। मतलब जितने भी सर्च इंजन है ना, आप उसमें कुछ भी सर्च करेंगे तो जो गूगल, सपोज आप गूगल पे करते हो, गूगल आपकी सारी डेटा को कहीं पे स्टोर कर लेता है, ठीक है। बट इसमें जो है ना, ये आपका डगडगो है, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये काम नहीं करता, आपके द्वारा जो सर्च की गई जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसको ये क्या है? एकत्रित यानी कि स्टोर नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा होता है। वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया जो है बिंग, ठीक है। बिंग एक क्या है? वेब सर्च इंजन है। बिंग भी क्या है? एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट करता है। लिखा है चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहते हैं? तो गाइस आपके पास कोई भी इमेज है, सपोज इमेज है, तो वो आपके इनबॉक्स, जो आपका निजी इनबॉक्स है, उसमें कितने दिन तक रहते हैं? तो गाइस 30 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ही हट जाते हैं। अगर आप उसे सेव नहीं करते तो ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे अधिक दिनों तक चित्र संकेत को सुरक्षित रखने के लिए क्या है? संदेश को आपको क्या करना पड़ेगा? सेव करना अनिवार्य हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। लास्ट पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो आपके एक और पार्ट में हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।